जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपका स्वागत है। साथियों आज मैं मॉडल सेट नंबर 16 लेकर के आया हूं। इसके पहले 17 तक दे चुका हूं। 20 से मैं चल रहा हूं। 20, 19, 18, 17 4 मॉडल सेट कल मैं दिया हूं। आज मैं पुनः आपका 16 नंबर का मॉडल सेट में दे रहा हूं। अगर आप नहीं देखे हैं पिछला मॉडल सेट तो आप जाकर जरूर देखिए, चूँकि 29 तारीख को हम सबों को एग्जाम में बैठना है, बहुत ही जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, श्रवण कौशल को विकसित करने के आधारों में से कौन सा नहीं है, उसे चुनें। श्रवण कौशल को विकसित करना है, मतलब सुनने की शक्ति, सुनने की जो दक्षता है उसको विकसित करना है बच्चों में, तो इसमें आधारों में कौन सी नहीं है। देखिए, एकाग्रता का अभाव, पर्याप्त श्रवण, शांतिचित श्रवण, अनौपचारिक श्रवण। श्रवण जब आप करेंगे तो एकाग्रता तो आपको रहना है, कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए इसकी जरूरत आधारभूत में नहीं है, ये तो ऑलरेडी होता ही है। लेकिन पर्याप्त श्रवण है, शांतिचित श्रवण है। अगर आवाज़ अच्छी तरह नहीं आ रही है, पर्याप्त आवाज़ पिछले बेंच तक नहीं जा रही है, तो हमको जोर से थोड़ा बोलना पड़ेगा। शांतिचित मतलब थोड़ा शांत होकर के भी सुनना पड़ेगा। अनौपचारिक अर्थात औपचारिक रूप से बढ़िया से आपको सुनना पड़ेगा। अनौपचारिक श्रवण अर्थात ये तीनों है, पर्याप्त श्रवण, शांतिचित श्रवण, अनौपचारिक श्रवण, ये तीनों आधार में आएगा, है ना। विकसित करने के आधार में ये तीनों है, लेकिन ये नहीं है, इसीलिए आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, ए आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है साथियों, बहुत ही अच्छा सवाल है, देखिए। भाषा शिक्षण का महत्व उद्देश्य बच्चों को शुद्ध बोलना और क्या करना चाहिए, है ना, क्या चाहिए। भाषा शिक्षण अगर किसी को हम दे रहे हैं तो बच्चों को क्या क्या हम देंगे। शुद्ध बोलना, वो शुद्ध बोल ले, उसके बाद क्या, पढ़ना, लिखना, बोलना या सुनना क्या होना चाहिए। तो निश्चित है आप क्या कहेंगे, लिखना, है ना। तो भाषा शिक्षण अगर आप बच्चों को दे रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं, तो बोलना तो आना ही चाहिए और लिखना भी उसे आना चाहिए। चलिए तीसरे नंबर सवाल में चलते हैं साथियों। तीसरा नंबर सवाल है, भाषा शिक्षण में शिक्षकों को चाहिए कि भाषा सीखने के प्रति छात्रों को आरंभ से ही पढ़ावें, लिखावें, उत्प्रेरित करें, दंडित करें। दंडित देखो, निगेटिव तो यहाँ चलना ही नहीं है ना। लिखावें पढ़ावें तो चलेगा, लेकिन उसी में इंक्लूड है उत्प्रेरित करें, इसी में सारा चीज़ आ जाएगा। उत्प्रेरित जैसे ही करें तो पढ़ा भी रहे हैं और लिखा भी रहे हैं, इसीलिए आप सी ऑप्शन दे दिए तो सब इंक्लूड हो जाएगा। और निगेटिव तो लेना ही है, नहीं है। इस परीक्षा में जो प्रधान शिक्षक की एग्जाम है, या सक्षमता परीक्षा 2 का है, इसमें सब में ध्यान रखिए कि डीएलएड का जो भी क्वेश्चन आएगा वो निश्चित है कि बच्चों को ही केंद्र में मान करके क्वेश्चन रहेगा, बच्चों से ही संबंधित प्रश्न रहेगा। इसलिए बच्चों के साथ हम लोग ज़्यादातर ही कभी नहीं करेंगे। ये ना कि दंडित कर दें, पीट दें, मार दें, स्कूल से भगा दें, नाम काट दें, ये सब कभी नहीं। ऐसा रहे तो बिल्कुल उससे बच के रहिए, तभी आपका सही होगा। चलिए अब 4 नंबर सवाल है। चौथा नंबर है, इसमें देखिए, पठन कार्य के लिए कितनी विधियों की चर्चा की गई है। पठन कार्य अगर आप बच्चों को कराते हैं कितनी विधियां हैं। देखिए ऐसे सिंपल में हम लोग चलते हैं कि मौन विधि का ये पहले हिजे लगा करके, है ना। जैसे क ल म कलम, तो किस तरह पढ़ाते थे पहले, क ल म कलम, क ल कल, ज ल जल, क ट ह ल कटहल, है ना। पहले हिजे लगा करके पढ़ाते थे, उसके बाद धीरे धीरे इस शब्द को पूरा लेके पढ़ाते हैं। उसके बाद जोर जोर से सेंटेंस को बच्चा पढ़ता है। तो इस प्रकार से जो है सो, उसके बाद मौन धारण में बच्चा पढ़ने लगता है। मौन धारण में, मौन में ही चला जाता है धीरे धीरे। जब बड़े होते हैं बच्चा 10+2 में जाते हैं तो मौन धारण करना शुरू कर देता है। इसका मतलब है कि इसमें जो है सो पठन कार्य के लिए जो विधियां हैं वो 8 विधि है ना। कितने हैं, 8 विधि। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए 4 के बाद 5th नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखिए, छात्रों को लिखना सिखाने के लिए अनेक प्रकार के क्रियाकलापों का आयोजन करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, पैमाना करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग करना चाहिए 2 बार आ गया, तो निश्चित है आयोजन करना चाहिए। देखिए हम लोग जो है ना, कभी लेखन, निबंध लेखन आयोजन करते हैं, कभी पत्र लेखन आयोजन करते हैं, कभी एप्लीकेशन लेखन आयोजन करते हैं, कभी कहीं भ्रमण में गए उसका लेखन आयोजन करते हैं और उसमें प्राइज भी देते हैं। ये सब आयोजन करने से क्या होता है, छात्रों को लिखना जो है उसमें मैंने अच्छे अच्छे अक्षरों, साफ सुथरा, मैंने स्वच्छ अक्षरों में, सुडोल अक्षरों में लिखने की प्रयास बच्चे करते हैं और ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करते हैं, और तब उसे प्राइज ज़्यादा मिलती है। इसीलिए ऑप्शन ए बहुत बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। चलिए 6 नंबर सवाल में चलते हैं। भाषा सीखी जाती है बोलकर, लिखकर, अनुकरण कर, पढ़कर। निश्चित है सी होगा, अनुकरण कर। इसी में सब आ जाएगा। अनुकरण अगर करते हैं, कोई बोल रहे हैं, अगर हम लोग बोल के सुनाते हैं कि बोलो धमक धमक आता हाथी, तो बच्चा भी बोलना शुरू करता है, अनुकरण करके बोला,
है ना। लिख करके भी अगर हम लिखते हैं तो वो भी लिखना बच्चा शुरू करता है। तो मतलब जो भी हम करेंगे वो सारे एक्टिविटी को बच्चे अनुकरण करते हैं। तो अनुकरण जो है तो यहाँ उचित है, अनुकरण दे दीजिए, सब उसमें इंक्लूड हो जाएगा। पढ़कर, पढ़ भी लेते हैं हम लोग, जब पढ़ते हैं तो वो भी उसका भी अनुकरण बच्चे करते हैं, इसलिए सब आ जाएगा। चलिए, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 7 नंबर का, इसमें श्रवण विधि द्वारा अर्थ एवं भाव दोनों का विकास किस रूप में होता है? पूर्ण रूप में, सम्यक रूप में, अधूरे रूप में, पर्याप्त रूप में? सम्यक रूप में होगा। सम्यक मतलब एक ग्रुप रूप में, मैंने सात्विक दिशा में, सही दिशा में जाते हुए, एक साथ पूरा, एक तरह से कहिए इंक्लूडिंग ईच एंड एवरी पार्ट। तो ये सम्यक रूप ही सबसे अच्छा है। पूर्ण रूप से भी चलेगा, लेकिन सम्यक उससे भी ज़्यादा बेहतर शब्द है। इसीलिए सम्यक रूप मतलब होता ही है पूरा रूप में, जितनी भी उसमें ज़रूरी है या जितनी भी कमियां हैं सभी का पूरा करते हुए आगे बढ़ना। यूँ कर दीजिए, एक ग्रुप वाइज समुदाय के रूप में जिस प्रकार से होती है वो आपका सम्यक रूप, एक विशाल वर्ड है, इसलिए सम्यक रूप में दे देते हैं तो बहुत अच्छा है। चलिए, इसलिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट। चलिए 8 नंबर सवाल है साथियों, 8 नंबर देख लीजिए। श्रवण विधि द्वारा शब्द भंडार की वृद्धि के लिए बच्चे स्वयं सीखेंगे, प्रयत्नशील होंगे, पढ़ेंगे, रुचि लेंगे। श्रवण विधि द्वारा, जैसे आप जैसे बोलते जा रहे हैं, लिखो कठिन शब्द, कृष्ण, धृतराष्ट्र, पंजाब, बिहार, हरियाणा, पर्याप्त, पर्यावरण, इस तरह जब बोलते हैं तो बच्चे जो है सो सीखने का प्रयत्न अपने से करते हैं कि ऐसे ऐसे शब्द हैं, आखिर उच्चारण क्या है। जैसे कि कृष्ण, तो कृष्ण का जो है सो शब्द वो उच्चारण करके लिखने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से वो अपनी जो है कुशलता प्राप्त करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि श्रवण विधि द्वारा शब्द भंडार में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने लगती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रयत्नशील बच्चे खुद हों इसके लिए बोल बोल कर लिखाते हैं बार बार, और बच्चे खुद प्रयत्नशील होते हैं। चलिए, अब 9 नंबर सवाल में चलते हैं। 9 नंबर सवाल भी बहुत अच्छा है। देखिए, इसमें कहा जा रहा है मौन पठन से किस क्षमता का विकास होता है? कलात्मकता का, है ना, लेखन प्रवीणता का, रचनात्मकता का। तो इसमें जो है मौन पठन अगर बच्चा करेगा तो मन में ही वो रचना अपने तैयार करता है। जैसे कि मैं एक सेब खाता हूँ, अगर बच्चा पढ़ रहा है कोई कहानी, जैसे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए, वहाँ जा कर के वो हिंदुओं के प्रति या भारतीयों के प्रति होने वाले अत्याचार के विरुद्ध वो लड़ाई लड़े, तो ये रचना उसके मन में, मौन पठन में उसके मन में रचना आ रही है कि ऐसे ऐसे घटना हुई है। उस घटना को आत्मसात करते हुए वो जो है सो अपने अंदर एक रचना तैयार करे कि दक्षिण अफ्रीका में ऐसा होगा, ऐसे में गांधी जी लड़े होंगे, गांधी जी को मार पड़ी होगी, गांधी जी कभी बेहोश भी हो गए होंगे, उनके साथ बहुत सारे भारतीय साथ भी दिए होंगे, कभी जेल भी गए होंगे, स्वतंत्रता संग्राम में ऐसा ऐसा कांड हुआ होगा, हमारे देश में भी गांधी जी आकर के चंपारण से शुरुआत किए थे, बिहार से। तो ये उसके अंदर रचना तैयार हो जाती है। बोलकर नहीं, बच्चा बोलकर नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन मौन पठन में ये सब रचना तैयार होती है। इसीलिए डी ऑप्शन है, रचनात्मकता का विकास होता है। चलिए, अब 10 का देख लीजिए, 10 का, मौन पठन के सतत अभ्यास से किस शक्ति का विकास होता है? पठन का, लेखन का, चिंतन का, कुछ भी नहीं। देखिए, इसमें भी आप एकदम गौर कीजिए कि आखिर किसका, यहाँ पठन का, पठन तो पढ़ने का वो जो है सब चल ही रहा है, लेखन का, लिखने का, लेकिन सबसे ज़्यादा ये मौन पठन से लेखन नहीं हो रहा है और पठन भी नहीं, आवाज़ भी नहीं आ रही है तो ये तो नहीं होगा, लेखन भी, लिखने की काम भी नहीं हो रही है तो लेखन भी नहीं हो रहा है, लेकिन चिंतन मैंने सोचने की, है ना, रचना करने की, सोचने की, कोई भी बात घटना के को अपने दिल में आत्मसात करने की, ये सब चीज़ उसके दिमाग में आ रही है। और ये बच्चे जो है सो अच्छी तरह से इस शक्ति का विकास, चिंतन का विकास उसके मन में, उसके दिमाग में होते जा रहा है। इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए 11 नंबर है। देखिए, इसमें है सामाजिक परिपक्वता का विशेष गुण प्रदर्शित करता है। सामाजिक परिपक्वता का विशेष गुण प्रदर्शित करता है एक व्यक्ति की आवश्यकताओं, उद्देश्यों तथा सामाजिक मान्यताओं में उत्तम तालमेल, उच्च सामाजिक योग्यता, दक्षता, सामाजिक मांगों के संदर्भ में उचित अनुकूलन, उच्च व्यक्तिगत समायोजन। गौर कीजिए, इसमें यहाँ कह रहा है कि सामाजिक परिपक्वता का विशेष गुण प्रदर्शित करता है, तो निश्चित है कि आप देखिए 1 नंबर में ही आपको सब कुछ दिखेगा। एक व्यक्ति की आवश्यकताओं, क्या उसको जरूरी है, अगर बच्चा कोई है तो बच्चा को क्या जरूरी है ना। निश्चित है कि सामाजिक परिपक्वता जैसे ही विशेष गुण उसके अंदर आएगा तो वो निश्चित है कि वो समाज के प्रति अपनी आशा जाहिर करेंगे कि क्या आवश्यकताएं उसके है, उद्देश्य क्या है, आखिर हमें, हमारा उद्देश्य क्या है, हमें यूपीएससी करना है, बीपीएससी करना है, तो वो समाज से ही निकल कर आता है और वो समाज उसे उतना प्रोत्साहन देता है कि आगे बढ़ो। तथा सामाजिक मान्यताओं में उत्तम तालमेल, और सामाजिक जो मान्यता है, पुरानी जो
कुछ कथाएं हैं, पौराणिक जो कुछ एक्टिविटीज है ना, तो उसे भी लेकर के वो तालमेल लेकर के चलता है, यही सामाजिक परिपक्वता कहलाता है। इसीलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए 12 नंबर सवाल में आते हैं। पूर्व प्राथमिक विद्यालय में बालक के समायोजन संबंधी कसौटी है। पूर्व प्राथमिक विद्यालय मतलब 1 से पहले एलकेजी, यूकेजी और प्रेप सबसे पहले होता है, उसके बाद एलकेजी होता है, उसके बाद केजी होता है, यूकेजी होता है। तो पूर्व प्राथमिक विद्यालय में बालक के समायोजन संबंधी कसौटी है उसके द्वारा अपनी देखभाल तथा आवश्यकताओं की पूर्ति पर ध्यान देना, अपनी सामाजिक स्थिति में प्रसन्न रहना, अलग अलग बालकों के साथ खेलने की प्रवृत्ति, उसमें आत्मनिर्भरता का विकास तथा प्रौढ़ निर्भरता से स्वतंत्र रहने की प्रवृत्ति। देखिए यहाँ भी आपको गौर करना है कि आखिर पूर्व प्राथमिक विद्यालय में बालक के समायोजन संबंधी कसौटी क्या है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। उसमें आत्मनिर्भरता का विकास तथा प्रौढ़ निर्भरता से स्वतंत्र रहने की प्रवृत्ति ये जाग जाती है, इसीलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए कम्युनिकेशन शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। कम्यूट से कंप्यूटर से, ऑप्शन ए है, इसको याद कर लीजिए। ये कम्युनिस्ट से हुआ है, इसी से कम्युनिकेशन अर्थात जो हम लोगों के बीच में जो संप्रेषण होता है ना बच्चों और शिक्षक के बीच में, ये कम्युनिकेशन शब्द कम्युनिस्ट से हुआ है। चलिए संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत दो व्यक्तियों के मध्य अनुभवों का आदान प्रदान किया जाता है। यह अनुभवों का पृष्ठपोषण करती है और प्रत्यक्ष वार्तालाप किया जाता है। तो ऑप्शन ए होगा, अनुभवों का आदान प्रदान। संप्रेषण यही है, जैसे दो शिक्षकों के बीच में भी संप्रेषण हो रहा है, इसका मतलब अनुभव का आदान प्रदान। शिक्षक और बच्चों के बीच में हो रहा है, इसका मतलब अनुभव का आदान प्रदान। बच्चे जो जान रहे वो भी हम समझ गए और हम जो बता रहे वो बच्चे समझ रहे हैं कि हाँ क्या सर बता रहे हैं, इसलिए अनुभवों का आदान प्रदान होता है। 14 के बाद 15 आ जाइए। 15 नंबर, संप्रेषण संपन्न हो सकता है दो प्राणियों के मध्य, मशीन एवं प्राणी के मध्य, दो पशुओं के मध्य, केवल मशीनों के मध्य। देखिए मशीन और प्राणी और जानवर के बीच नहीं, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। हालांकि जानवर और कभी कभी मनुष्य के बीच में से, अब तो कुत्ता इतना जानकार और इतना सब कुछ हो गया, खोजी कुत्ता जो है वो जो इंस्ट्रक्टर होते हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट के, वो जो उसको इंडिकेट करेंगे उसके आधार पर वो एक्टिविटी देंगे, वो भी अपना फीडबैक देंगे कि यहाँ पे है कि नहीं, कुछ जो भी सामान खोजा जा रहा है या जो भी किसी का जो सीक्रेसी है, किसी की मौत की जो रहस्य है वो निकालने में खोजी कुत्ता भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो ऐसा भी है, लेकिन चलिए माना जाता है दो प्राणियों के मध्य अर्थात दो जीवों के मध्य, माने शिक्षक छात्र के मध्य, है ना, माँ बाप और बच्चे के मध्य, पति पत्नी के मध्य संप्रेषण संभव है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए 16 नंबर सवाल में चलते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है प्रेषक एवं ग्राहक के बीच, मध्य शिक्षक एवं छात्रों के मध्य, माता पिता एवं बालकों के मध्य, कंप्यूटर एवं मनुष्य के मध्य। देखिए ये सब इसी में इंक्लूड है ना। संप्रेषण की क्रिया सेंडर और रिसीवर, जैसे जो टीचर अगर सेंडर हैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो रिसीवर कौन हुए, बच्चा, और बच्चा वो रिसीव कर रहे हैं, तो ये फिर बच्चा अगर कुछ फीडबैक दे रहे हैं तो टीचर रिसीव कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये एक तरह से कहिए दोनों एक दूसरे म्यूचुअली डिपेंड है कि हाँ एक दूसरे दोनों, एक कभी सेंडर एक बनेंगे, कभी रिसीवर बनेंगे, कभी रिसीवर एक बनेंगे, कभी सेंडर बनेगा। तो इस प्रकार से संप्रेषण संभव, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए 17 नंबर का देखिए, निम्नलिखित वैज्ञानिक उपकरणों के आविष्कार के फलस्वरूप विश्व में संप्रेषण के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। टेलीग्राफ यंत्र, टेलीविजन, मार्स की रेडियो। चलिए 17 का देख लीजिए, कौन सा यंत्र तैयार हुआ है जो कि उसके आधार पर संप्रेषण जो है पूरी दुनिया में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। तो उसमें क्या है, टेलीग्राफ यंत्र, टेलीग्राम है ना, टेलीग्राफ यंत्र। इस प्रकार से क्या है कि एक दूसरे संप्रेषण करने में, टेलीविजन में तो एक ही तरफ से उधर से आ रहा है हम लोग देखते हैं सिर्फ, लेकिन ये दोनों तरफ से म्यूचुअली काम होता है। कभी हम बोलते हैं, कभी उधर से कुछ इन्फॉर्मेशन आता है, कभी हम इन्फॉर्मेशन देते हैं, कभी उधर से आता है। इस प्रकार से ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए 17 के बाद 18 नंबर में आइए, संप्रेषण प्रणाली को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने का सर्वप्रथम श्रेय जाता है शेनॉन को, फिलिप्स को, क्रॉनबेक को, फ्रीमैन को। शेनॉन को जाता है, शेनॉन साहब ने संप्रेषण प्रणाली को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने का
जो है सो बहुत प्रयास किए और सफल भी हुए, इसलिए सेनॉन को जाता है। 18 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। सेनॉन, संप्रेषण के लिए सेनॉन याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर सवाल आया है। मनुष्य स्वयं संप्रेषण को सर्वाधिक प्रभावित करता है जबकि उसकी भाषा में विकृति हो, संवेदी अंगों की विकृति हो, मानसिक स्थिति की विकृति हो, शारीरिक विकृति हो। देखिए यहाँ जो है मनुष्य स्वयं संप्रेषण को सर्वाधिक प्रभावित करता है जबकि उसकी भाषा में विकृति हो। जैसे भाषा में विकृति भी होगा लेकिन फिर भी संप्रेषण करने की कोशिश करता है। भाषा अगर गड़बड़, चूंकि इधर तो कोई जरूरत नहीं, अंग अगर टेढ़ा भी रहे संप्रेषण से क्या मतलब है। मानसिक स्थिति थोड़ा विकृत हो तो संप्रेषण नहीं कर पाएगा, ये सब बातें दूसरा है। शारीरिक विकृति भी जरूरत नहीं, लेकिन भाषा में विकृति, भाषा से ही हम संप्रेषण करते हैं। तो भाषा में विकृति होने के बावजूद भी मनुष्य चाहता है कि हम अच्छी तरह से अपनी बात को रखें, इसीलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। चलिए 20 नंबर में आ जाइए। एक व्यक्ति में प्रभावी श्रवण निम्नलिखित किस परिस्थिति में समाप्त हो जाती है? बाधक व्यक्तित्व के कारण, उत्तेजक भाषा के फलस्वरूप, शाब्दिक संघर्ष के कारण, प्रेषक पक्ष से संबंधित कारण, है ना। तो बाधक व्यक्तित्व के कारण जो है सो एक व्यक्ति में प्रभावी श्रवण निम्नलिखित किस परिस्थिति में समाप्त हो जाती है? बाधक व्यक्तित्व के कारण। अगर यदि बाधक व्यक्तित्व उसका है तो वो श्रवण शक्ति अपनी जो है सो नहीं पूरा कर पाता है और अच्छी तरह से नहीं कर पाता है, परिस्थिति में समाप्त हो जाती है। तो ये हो गया बाधक व्यक्तित्व के कारण, अर्थात उसकी व्यक्तित्व ही उसका बाधक बन रहा है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट। चलिए 21 नंबर का देख लीजिए। विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री को वर्गीकृत किया जाता है। विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री को वर्गीकृत किया जाता है मुख संप्रेषण के अंतर्गत, शाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत, उपयुक्त दोनों प्रकार के संप्रेषणों के अंतर्गत, संप्रेषण की प्रभावी विद्या के अंतर्गत। देखिए 21 नंबर का जो सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 21 नंबर का सवाल, किसी प्रकार की विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री को वर्गीकृत किया जाता है किसमें? तो मुख संप्रेषण के अंतर्गत। जैसे संप्रेषण दो प्रकार का होता है, एक होता है इंडिकेशन और एक होता है मुख, मैंने बोल करके संप्रेषण करते हैं, एक इंडिकेट करके करते हैं। जैसे गूंगे लोग जो हैं, गूंगे जो बच्चा जिसके जो नहीं बोल पाते हैं मुख बधिर उसको बोलते हैं, तो वो बच्चे जो है सो इंडिकेशन के द्वारा भी संप्रेषण करते हैं। ऐसा नहीं करते हैं निश्चित। जानवर भी संप्रेषण करते हैं, कुछ खाने के लिए वो भी अपने माथा को हिलाते हैं। तो ये सब चीज़ तो है, ये है। चिड़िया है, तोता घर में रखिएगा तो वो बैठो उठो सब कर देते हैं, मुँह से यार बोल करके। तो कुल मिलाकर के संप्रेषण जो मुख संप्रेषण होता है ना, मुख संप्रेषण जो होता है उसमें दृश्य श्रव्य सामग्री को वर्गीकृत किया जाता है, इसीलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। 21 के बाद आइए 22 नंबर, ये हो जाएगा आपका थर्ड लास्ट। जन संचार माध्यमों को वर्गीकृत किया जाता है। जन संचार माध्यमों को वर्गीकृत किया जाता है बृहद समूह संप्रेषण के अंतर्गत, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम व बृहद समूह के मध्य संप्रेषण, जन संचार संप्रेषण, रेडियो दूरदर्शन संप्रेषण के अंतर्गत। चलिए 22 का देखिए, बहुत ही मजेदार सवाल है। जन संचार माध्यमों को वर्गीकृत किया जाता है बृहद समूह संप्रेषण के अंतर्गत। बृहद समूह, जैसे कि जन संचार में आपको लाना है, जैसे मान लीजिए यूट्यूब पर कोई संप्रेषण डालना है, कोई चाहे और किसी माध्यम से जाना है ना, रेडियो से देना है या जिस प्रकार से ये तो आप जब जन संचार माध्यमों का वर्गीकृत करना चाहते हैं तो किस आधार, किसके लिए? तो बृहद समूह संप्रेषण के लिए, छोटा नहीं बहुत बड़ा लंबा चौड़ा, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए ये आपका हो गया। 23 नंबर सवाल आ गया साथियों। सरकार आजकल साक्षरता अभियान चला रही है, यदि इसे सफल बनाना है तो इसका दायित्व किसे सौंपना चाहिए? सरकारी तंत्र को, शिक्षित व्यक्तियों को, अध्यापकों को, समाजसेवी संस्थाओं को। 23 नंबर का सवाल, चूंकि हमारी सरकार की या तो किसी की भी नज़र है तो अध्यापक ही है। अध्यापक शिक्षित होते हैं और वो डोर टू डोर जाने वाले अध्यापक ही होते हैं। अगर पूरे भारत में एक दिन में अगर कह दे कि प्रत्येक घर आपको जाना है, एक दिन या 2 दिन के अंतर्गत एक एक घर से मिलना है जाकर के, तो वो शिक्षक ही मिल पाएंगे पूरे भारत में, सिर्फ मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ। इसलिए कि प्रत्येक पोषक क्षेत्र में शिक्षक हैं और वो शिक्षक से डायरेक्ट संबंध बच्चों तक है और बच्चों से डायरेक्ट संबंध माता पिता तक है। तो ईच एंड एवरी मदर एंड फादर या पेरेंट्स से मिलने की बात अगर एक दिन में या 2 दिन में कर दी जाए कि ये संदेश पहुँचाना है, तो मोबाइल से भी ज़्यादा काम होगा यहाँ पे। मोबाइल ये तो अभी जो कहते हैं ना यूट्यूब का युग है, लेकिन उससे भी ज़्यादा करंट जैसा काम होगा पूरे देश में कि वो शिक्षक एक एक घर में जाकर के एक बात को कर सकता है। इसीलिए अध्यापक पर नज़र सबकी है, विद्वान भी होते हैं और सारे काम को सुनिश्चित ढंग से करते भी हैं। बहुत सारी काम इनको मिलती है, चाहे वो बरसात का दिन हो, पानी पड़ रहा हो, पत्थर पड़ रहा हो, भयंकर गर्मी हो, हीटवेव हो या तो भयंकर सर्दी हो, उसमें भी हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है।
चलिए सेकंड लास्ट सवाल है, भारतवर्ष में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को आप किसके माध्यम से दूर करना चाहते हैं? शिक्षक द्वारा, युवा वर्ग द्वारा, राजनीतिज्ञों द्वारा? यह कुरीतियां दूर नहीं हो सकती। इसको तो जो निगेटिव रहे उसको तो सिर्फ आप काटिए दीजिए, निगेटिव को आप कर भी नहीं कीजिए। और राजनीतिक के द्वारा ये तो कभी नहीं करेगा, ये तो और गंदा फैलाएगा। युवा वर्ग द्वारा इसको कुछ रख सकते हैं, लेकिन फिर इसको भी जब शिक्षक है ही तो फिर इसको क्यों रखेंगे, इसलिए ऑप्शन ए ही होगा। 24 का ऑप्शन ए, मतलब शिक्षक द्वारा। हमने कहा ना सभी का ध्यान शिक्षक पर है कि शिक्षक विद्वान हैं, सुनियोजित ढंग से काम भी करते हैं और एक आदर्श भी हैं, समाज के प्रति जवाबदेह भी हैं और आदर्श भी हैं। ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो है सो इनके ऊपर अपना फैथ रखते हैं कि शिक्षक जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है, इसीलिए शिक्षक द्वारा ही हम कुरीतियों को दूर कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए लास्ट सवाल है साथियों 25 नंबर का, बहुत ही अच्छा सवाल है, ये देख लीजिए 25वां क्वेश्चन ये है, अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिए जाने के संबंध में आपका क्या विचार है? आरक्षण यथावत विद्यमान रहना चाहिए, आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए, आरक्षण बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए, आरक्षण आवश्यकता अनुसार चलते रहना चाहिए। देखिए आरक्षण जो है सो मेरे विचार से चलते रहना चाहिए, इसलिए कि अभी भी बहुत पिछड़े बच्चे हैं, SC ST के बच्चे हैं जो कि अभी सही रास्ते पर नहीं आ पाए हैं, तो उस स्थिति में आरक्षण का आधार, लेकिन हालांकि इसका आंसर देखिए यहाँ पे होगा, चुनिएगा भी आंसर यही, आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए। लेकिन मेरा जो प्रश्न विचार है, आरक्षण मीन्स हिस्सेदारी, और हिस्सेदारी सभी जो कैटेगरी है सभी का पहुंच होना चाहिए, देश की संपत्ति है उस पर सभी का पहुंच होना चाहिए। UR, उसके बाद BC या OBC जिसको कहते हैं, SC ST, ये 4 कैटेगरी में जिसमें हम लोग आते हैं, तो इसमें UR की जो शक्ति है वो तो जानते हैं कि ये जो है सो बहुत पहले से ही सर्वोपरि रहे हैं और बहुत विकास कर चुके हैं, लेकिन BC SC और ST आज भी बहुत धरातल जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, इसीलिए इनका विकास होना चाहिए। आर्थिक आधार पर होने पर, आर्थिक आधार के आधार पर तो UR में 10% मिल भी गई है, इसीलिए हमारी जो है BC SC और ST का इसी तरह चलना चाहिए। लेकिन आंसर जब आए तो B चुनिएगा, क्योंकि अगर दूसरा चुनिएगा तो नंबर कट जाएगा। चलिए बने रहने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। इसी तरह का वीडियो मैं डाल रहा हूँ, चूँकि एग्जाम 29 को है, मैं चाह रहा हूँ 20 तक, आज 16 तक दिया हूँ, 20 तक आज भी 3-4 वीडियो डाल दूंगा, 20 तक मैं ख़त्म कर दूंगा। 20 ये चैप्टर हैं, 20 तो मॉडल सेट हैं, इसको मैं समाप्त कर दूंगा और हम लोग एग्जाम में बैठेंगे। भविष्य जो होगा, भगवान श्री कृष्ण बोले हैं कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। चलिए, अगर पहली बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, अगर दोस्तों के साथ जुड़े हुए हैं, पहले से जुड़े हुए हैं, तो आप दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए नई वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।